नमस्कार। साहित्य और संस्कृति की पहली ऑनलाइन वीडियो मैगजीन में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, अक्सर कहा जाता है कि कविता कहानियों से कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं बदलता, लेकिन सच्चाई ये है कि इसका जनमानस पर व्यापक और स्थायी असर पड़ता है। अगर ऐसा ना होता तो किताबों पर प्रतिबंध न लगाए जाते, लेखकों की हत्याएं न होती, उन्हें देश निकाला न दिया जाता। शब्दों के इस ताकत को रेखांकित करते हुए पेश है आज का ताना बाना। ताना बाना में आज आप देखेंगे लेखकों में पुरस्कारों के लिए मची होड़ के विभिन्न पहलुओं पर एक परिचर्चा। पत्रकार एवं लेखक राकेश कायस्थ के उपन्यास राम भक्त रंगबाज की समीक्षा। पत्रकार उर्मिलेश बताएंगे 1857 के दौरान शहीद हुए पहले पत्रकार के बारे में। इसके अलावा लीलाधर मंडरोई, निवेदिता और पवन करण का कविता पाठ। अंत में आपको जानकारी देंगे कुछ नई किताबों के बारे में। पुरस्कारों के महत्व से इनकार नहीं किया जा सकता। पुरस्कार रचनाकारों को प्रेरणा देते हैं, उनको जन स्वीकृति दिलवाते हैं, मगर हाल के वर्षों में पुरस्कार की एक नई संस्कृति पैदा हुई है जिसमें लेखकों के बीच पुरस्कार पाने की एक होड़ चल पड़ी है। ऐसे में पुरस्कार खरीदे जा रहे हैं, बेचे जा रहे हैं, आयोजित और प्रायोजित किए जा रहे हैं। जाहिर है कि इससे पुरस्कार, पुरस्कृतों और उनकी रचनाओं पर सवालिया निशान भी लगने लगे हैं। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और इसमें हिस्सा लेने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ कथाकार पंकज सुबीर, समालोचक बजरंग बिहारी और लेखिका अंजू शर्मा। सबसे पहले तो आप सभी का ताना बाना में स्वागत है। पंकज जी, आपसे बातचीत शुरू करते हैं। पुरस्कारों को लेकर हमेशा से विवाद होते रहे हैं, यहाँ तक कि प्रतिष्ठित पुरस्कार जो हैं उनको लेकर भी हर बार सवाल उठते हैं, इनको मिलना चाहिए, उनको नहीं मिलना चाहिए, वगैरह वगैरह। लेकिन आज जिन मुद्दों पर हम बात कर रहे हैं वो पुरस्कार से दूसरे तरह से जुड़े हुए हैं। सवाल ये है कि इतने सारे पुरस्कारों की दौड़ लगी हुई है। हर लेखक, कवि, रचनाकार चाहता है उसे पुरस्कार मिल जाए, और पुरस्कार एक उद्योग के रूप में भी दिख रहा है, एक संस्कृति के रूप में दिख रहा है। ये मामला क्या है दरअसल? देखिए मुकेश जी, ये मामला असल में वहां से शुरू होता है जहां बहुत सारे लोग इस लेखन और ये साहित्य की धारा में आने के लिए कुछ दूसरे तरह के टोटके आजमाते हैं। मैं अपने पास ही देखता हूं तो मेरे पास में, मेरे ईमेल पर, मेरे डाक में रोज ऐसे कई पत्र आते हैं कि हम आपको फलाना सम्मान देना चाहते हैं और ऐसा अपना बायोडाटा भेज दीजिए, और यहाँ तक कि पैसे की भी मांग है कि आप 10,000 रुपए दे दीजिए तो आपको महादेव वर्मा सम्मान मिल जाएगा, इतने दे दीजिए तो ये मिल जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये सब एक तात्कालिक रूप से इस दुनिया में घुसने की कोशिश है। और निश्चित रूप से जो आपने कहा कि ये जो बहुत बड़ी संख्या में जो अवार्ड दिए जा रहे हैं, इनसे सारे अवार्ड, सारे सम्मान, सारे पुरस्कारों की छवि धीरे धीरे खराब हो रही है। अब कोई भी अवार्ड घोषित होने पर उतनी प्रतिक्रियाएं नहीं आती हैं, ना लेखक को वो खुशी होती है। तो मुझे लगता है कि ये सब एक जो बाजार है वो शायद बाजार यहाँ भी घुस गया है, और उसी के कारण ये सब कुछ चल रहा है, और ये बहुत खराब एक खेल चल रहा है जिसको बंद होना चाहिए। लेकिन कौन बंद करेगा, बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल इस सब के बीच में आता है। जी बजरंग जी, ये तो जाहिर है कि पुरस्कार होने चाहिए और जो सुपात्र हैं उन्हें पुरस्कार मिलने चाहिए। पुरस्कार से हौसला बढ़ता है, प्रेरणा मिलती है, बेहतर लेखन के लिए भी एक जन स्वीकार्यता भी मिलती है। लेकिन अगर पुरस्कार इस इतने पैमाने पर बंटने लगेंगे तो उनकी कदर क्या रह जाएगी, उनकी विश्वसनीयता क्या रह जाएगी, और जो होड़ साहित्यकारों के बीच में पुरस्कारों की चल पड़ी है उसको कैसे देखा जाए फिर? जी, मुझे लगता है दो बातें हैं मुकेश जी इसमें, जिस पर गौर करना चाहिए। पहली बात यह है कि हिंदी प्रदेश बहुत बड़ा है, 9-10 राज्य हैं, और भारत की बड़ी जनसंख्या जो हिंदी प्रदेश में नहीं भी आते वो भी हिंदी ही बरतते हैं, बोलते हैं, उसका व्यवहार करते हैं। तो संख्या का तो अधिक होना स्वाभाविक है, संख्या के अधिक होने में कोई हर्ज नहीं है।
लेकिन जो दूसरी बात जिसकी तरफ पंकज सुबीर जी ने ध्यान दिलाया कि उनकी साख कम क्यों हो रही है, उनकी साख है क्यों नहीं, उसके पीछे वही है कि एक धंधा बना लिया है लोगों ने, और वो साहित्य को एक सेलिब्रेशन के रूप में, एक मतलब वो बिकाऊ माल है उसके रूप में वो इसमें आना चाहते हैं, और जो लेखकों की सेलिब्रिटी है उसकी बिना पर, उसके आधार पर उसको इनकरेज कराना चाहते हैं। कुछ लेखक को मिल जाएगा, कुछ ऐसे तो लेखकों की जो हालत है आप देखिए, किताबें छपती हैं, कोई रॉयल्टी नहीं मिलती, अनुबंध तक नहीं होता, बाजार में जनता के बीच में प्रकाशक लेखकों की क्या इमेज बनाता है, उसके लिए कितना सचेत होता है, वो तो बिल्कुल से मतलब अब उस पर कोई उतना ध्यान भी नहीं देता। और इसीलिए ये इस मतलब इतने बड़े हिंदी प्रदेश में हिंदी लेखकों की, हिंदी साहित्यकारों की, हिंदी चिंतकों की कोई बहुत अच्छी छवि नहीं है, आत्म छवि भी नहीं है, और आत्म छवि चूंकि वो सी है नहीं तो बाजार भी उनको उस तरह से महत्व देता नहीं है। लेकिन ये जो बात कही जानी चाहिए वो ये है कि हर लेखक ये चाहता है कि वो समय समय पर अपनी जन स्वीकृति जांचता चले, और पुरस्कार मतलब मुझे लगता है कि इसमें भी हम सब धान 22 पसेरी वाला तर्क ना चलाएं। कुछ पुरस्कार बहुत प्रतिष्ठित हैं, बहुत मान्य हैं, उनके तरफ लोगों का मतलब सम्मान से देखते हैं, तो उस मतलब अपनी स्वीकृति को जांचने और जानने के लिए लेखक की उत्सुकता रहती है। और ये मुझे लगता है कि ये कोई आलोचना का विषय नहीं होना चाहिए। ये स्वाभाविक स्थिति है कि आप जो काम कर रहे हैं वो पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, उस जनता तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, उसको जानने के कई तरीके हैं, उसमें एक तरीका यह भी है, इसीलिए इसकी ये चीजें बनी हुई हैं। जी अंजू जी, लेकिन बात यह है कि जब पुरस्कार खरीदे बेचे जा रहे हों, जैसा अभी पंकज जी ने कहा कि इतने पैसे दे दो तो आपको पुरस्कार मिल जाएगा, मतलब एक पूरी पुरस्कारों की एक मंडी खुल गई है, और बहुत सारे ठग भी इस मंडी में हैं जो अपना भी धंधा चला रहे हैं इस बहाने। तो इस तरह के पुरस्कार अगर लेखक को मिल भी जाते हैं तो उसकी जन स्वीकृति क्या है, उसकी जन स्वीकृति के किस पैमाने पर हम मान लें। एक भ्रम फैला सकते हैं वो, लेकिन उसे जन स्वीकृति तो नहीं कहा जा सकता। जी दरअसल ऐसा है कि सोशल मीडिया पर आने के बाद ये मैंने महसूस किया कि दो तरीके की धाराएं हैं। एक तो गंभीर लेखक हैं जो लोग जो लिखते हैं, और ये नहीं कि वो पुरस्कार के लिए लिखते हैं, लेकिन उसके साथ ही एक बहुत बड़ा वर्ग सक्रिय हो चुका है जो बिना कुछ करे या बिना मेहनत किए उन्हें यश की आकांक्षा है। तो ऐसे लोगों को टारगेट बनाकर ही वो लोग सक्रिय होते हैं कि अगर मान लीजिए जैसे पंकज जी ने कहा, हम लोगों के ईमेल, हम लोगों के इनबॉक्स भरे रहते हैं कि इतना रुपए दीजिए तो यहाँ किताब होगी, इतना रुपया दीजिए, अरे विमोचन तक के लिए मतलब जब हो गया तो पुरस्कार तो खैर है ही पहले से ही। तो क्या होता है कि वही लोग टारगेट होते हैं जो ऐसा करने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि ये चीजें छुपती नहीं और बाहर आती हैं, तो उससे क्या है कि पुरस्कारों की जो एक मतलब मैं कहूंगी कि जो गरिमा है वो गरिमा धूमिल हो गई है। और जैसा कि पंकज जी ने कहा कि पुरस्कार मिलने पर खुशी नहीं होती है, तो क्या है कि जैसे सारे पुरस्कार जो होते हैं वो जोड़ तोड़ से हासिल नहीं होते हैं। तो साहित्य में जो जुड़े जो गंभीर लोग हैं वो जानते हैं कि कहाँ छल प्रपंच चलता है या कहाँ का पैसा चलता है। तो अभी भी कुछ पुरस्कार हैं जो अपनी गरिमा उसी तरह से बनाए रखे हुए हैं, लेकिन ये है कि दोनों चीजें पैरेलल चल रही है कि वाकई पुरस्कार खरीदे भी जा रहे हैं और इस तरीके के लोग भी सक्रिय हैं जो उनको प्रायोजित कर रहे हैं। लेकिन अंजू तो जी, अब हमारे ऊपर है कि अंजू हम जी, लोग क्या बजरंग जी को पता होगा, पंकज सुबीर जी को पता होगा, आपको पता होगा, लेकिन एक बड़ा वर्ग है जिसे पता नहीं है कि कौन से पुरस्कार प्रतिष्ठित हैं और कौन से खरीदे बेचे जा रहे हैं। तो एक बड़े पैमाने पर तो भ्रम पैदा हो ही जाता है कि पुरस्कार मिला उन्हें। उन्होंने कहा कि सब धान 22 पसेरी, तो हम लोगों का ये दुर्भाग्य है, कह लीजिए सौभाग्य, कुछ भी कह लीजिए, कि परिस्थितियां कह लीजिए कि हम सब लोग अब एक प्लेटफॉर्म पर हैं।
तो एक प्लेटफॉर्म पे होने का ये दुख है कि हमें ये चीजें भी फेस करनी पड़ती हैं कि जैसे मतलब अगर मान लीजिए कि कोई प्रतिष्ठित पुरस्कार है, मैंने तो उस पर भी देखा है कि लोग उस पर भी इस तरीके की टिप्पणियां कर देते हैं। तो अब इस चीज से आप बच नहीं सकते हैं, लेकिन रास्ता इसके बीच से ही हमें निकालना पड़ेगा। और ये इसके सबसे ज्यादा जिम्मेदारी हम लेखकों की होती है कि हम कितना इस तरफ भागते हैं कि पुरस्कार चाहिए या नहीं चाहिए, या उसके लिए सौदेबाजी कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं। अपने आचरण पर तो हम कर सकते हैं, बाकी किसी और पर तो हमारा हक नहीं है, लेकिन अपने आचरण पर तो हम लोग अंकुश कर ही सकते हैं। तो और इसी तरह से जो जिम्मेदारी है वो हम सब पर ही है कि कम से कम थोड़ा बहुत अगर कुछ पुरस्कार भी अगर इससे बचे रहते हैं, तो क्या है कि जो जो योग्य लोग हैं अगर उनको मिलता है तो उनकी खुशी में कोई वो नहीं होती कि जी भाई रंग में भंग नहीं होता, तो उस तरीके की जी चीजें। जी पंकज जी, ये क्या इसका संबंध केवल रचनाकार से ही नहीं, रचना से भी है, कृति से भी है कि अगर किसी कृति को पुरस्कार मिल जाता है तो उसको बेचना आसान हो जाता है, उसके प्रति पाठकों में थोड़ा आकर्षण बढ़ जाता है, तो ये एक मार्केटिंग का भी टूल बन गया है। जी बिल्कुल। और ये मार्केटिंग का टूल इसलिए बन गया है क्योंकि हम लोगों ने यह धारणा बना ली है कि पुरस्कार जिस किताब को मिल जाता है वो किताब बड़ी किताब हो जाती है। अब जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। आप देश के एक बड़े प्रतिष्ठित पुरस्कार है उससे जो पुरस्कृत किताबों की आप सूची देखेंगे, उन किताबों को जो आप पढ़ेंगे तो आपको निराशा होगी। तो ये हमने ही एक मापदंड बना लिया है कि पुरस्कारों से ही तय होगा कि किताब कितनी बड़ी है या किताब कितनी अच्छी है। और कई बार ऐसा होता है कि हम किसी किताब को आए हुए जो बजरंग जी ने कहा कि एक मंडी है, जो पुरस्कारों की मंडी खुल गई है, तो हम ये देखते हैं कि किताब को आए हुए अभी एक महीना भी नहीं हुआ, 15 दिन भी नहीं हुआ है और किताब को अवार्ड घोषित हो जाता है। तो अब बजरंग जी बड़े आलोचक हैं और निश्चित रूप से वो बेहतर जानते हैं कि किसी किताब को आना, पाठक, समीक्षक, आलोचक और उस किताब के बारे में एक राय स्थापित होने में शायद साल 1.5 साल तो लगता है। साल 1.5 साल का समय एकदम से काट के और 15 दिन के अंदर किसी किताब को सम्मान या पुरस्कार दे देना, तो मुझे लगता है कि वहां से ये सब शुरुआत होती है। फिर एक और बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो साहित्य की दुनिया में अवार्ड्स के द्वारा आना चाहते हैं, अवार्ड्स लेकर नहीं, अवार्ड्स देकर आना चाहते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, उनके जी पास में पैसा है, संस्था है, सब कुछ है, तो वो क्या करा है कि उन्होंने 20-20 अवार्ड घोषित कर रखे हैं। कविता, व्यंग, आलोचना, कहानी, उपन्यास। एक ही कार्यक्रम में इतने लोग मंच पर बैठे होते हैं कि हमें समझ नहीं आता है कि हम सम्मानित हो रहे हैं कि अपमानित हो रहे हैं। दुर्भाग्य से मैं भी एक आध ऐसे मंच पर बैठ चुका हूं, उसके बाद से तौबा की। लेकिन वही बात होती है कि हम एक बार तो चले गए ना, एक बार गए तो हम भी उस गुनाह में शामिल हुए हैं। तो जी मुझे लगता है कि ये मंडी इसी तरह से जनरेट हो रही है। कुछ लोगों की महत्वाकांक्षा है कि वो साहित्य की दुनिया में घुसना चाहते हैं, वो पुरस्कार लेकर नहीं घुसना चाहते हैं तो देकर घुस रहे हैं। हम उनके अवार्ड ले रहे हैं, हम उन्हें प्रतिष्ठित कर रहे हैं, उन्हें सम्मानित कर रहे हैं। तो शायद मुझे लगता है कि बजरंग बिहारी जी जिस मंडी की तरफ इशारा कर रहे हैं, उस मंडी को की स्थापना में हम लेखकों के भी गुनाह शामिल हैं, हमारे भी जी अपराध शामिल हैं शायद। बिल्कुल। लेकिन पंकज जी, मतलब लेखक तो अपने आप को धोखा दे ही रहा है, लेकिन जी पाठकों को भी धोखा दिया जा रहा है। बिल्कुल। पाठकों ये को भी धोखा दिया जा रहा है, पुरस्कार के नाम पर, पुरस्कृत रचना के नाम पर उन्हें घटिया माल बेचा जा रहा है। देखिए मुकेश जी, पाठक के साथ तो अब लगातार धोखा हो रहा है। ये धोखा कई स्तरों पर हो रहा है। प्रायोजित समीक्षाओं से हो रहा है कि आपने अपनी किताब की अपनी प्रायोजित समीक्षाएं कर ली, पाठक भ्रम में पड़ गया, उसने किताब खरीद ली। प्रायोजित आलोचनाएं हो रही हैं, उससे हो रहा है। फिर उसके बाद प्रायोजित पुरस्कारों से हो रहा है। तो हम एक छद्म रच रहे हैं, हम पाठक के लिए एक छद्म रच रहे हैं। हम ये भूल जाते हैं कि समय सबका इलाज कर देता है। समय के पास में वो हंटर है कि वो सबका इलाज कर देगा। आपने आज जिस कृति को महान घोषित करवा लिया, अवार्ड दे दिए, आपने समीक्षाएं छपवा ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन समय तय करेगा कि इस कृति को जिंदा रहना है कि नहीं रहना है। और निश्चित रूप से जो पाठकों के साथ धोखा हो रहा है, ये सबसे चिंताजनक इसका पहलू है। अवार्ड के ये जो मंडी है, इस मंडी का सबसे चिंताजनक पहलू ये है कि वो पाठक के साथ जो छद्म हो रहा है, जो धोखा हो रहा है, वो आने वाले समय में पाठकों की एक पूरी पीढ़ी को खत्म कर देगा। और इस सब पर सोचने की बहुत जरूरत है हम सबको। जी बजरंग जी, ये जो होड़ मची है, क्योंकि ये पुरस्कार प्रतिष्ठा भी दे रहे हैं, चाहे झूठी प्रतिष्ठा दे रहे हों, रचनाओं की बिक्री में सहायक भी हो रहे हैं, लेकिन इसका रचनाकार पर क्या असर पड़ रहा है?
क्या रचनाकार भी पुरस्कारों की होड़ में शामिल होने के लिए कि फला पुरस्कार पाना तो उस तरह की रचना लिखी जाए, फला पुरस्कार के लिए इस तरह का लेखन किया जाए, क्या ये भी शुरू हो गया है? हाँ, बहुत बढ़िया सवाल है। देखिए, इसमें मैं अपने पुरखे साहित्यकारों की तरफ जाऊं, बहुत बहुत मतलब एक एक मिनट के लिए। तो जी संत रविदास ने लिखा है कि अब मेरी बूढ़ी रे माई, ताते बढ़ी लोक बढ़ाई, कि लोक में मेरी प्रतिष्ठा बढ़ गई है, माने पुरस्कार मिल रहे हैं, कहीं पर पगड़ी बांधी जा रही है, कहीं पर कुछ हो रहा है, अभिनंदन हो रहा है, तो अब मेरा लेखन डूब जाएगा। अब मेरी बूढ़ी रे माई, माँ, अब तो मेरा लेखन डूब जाएगा। तो जो जो चीज जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, सभी पुरस्कार साख विहीन हो सकते हैं, लेकिन सभी पुरस्कार नुकसानदायक नहीं होते। नुकसानदायक पुरस्कार वो होते हैं जो सत्ता द्वारा दिए जाते हैं, क्योंकि तब लेखक सत्ता की भाषा बोलने लगता है। हम जानते हैं कि कुछ समय पहले ये 2015 के बाद में जो साहित्य अकादमी पुरस्कार आया, उसमें जो बहुत तरह के मतलब आक्षेप लगे। 2015 में हम मतलब भारत सरकार ने माना कि हमारी जो कहें कि बिहार में हम नहीं जीते तो उसमें पुरस्कार वापसी का गैंग नाम दे दिया, उसकी भूमिका थी, यानी कि सरकार भी मान रही है। इस बीच में जो सरकारी पुरस्कार कुछ मिले हैं और जिन लोगों को मिले हैं, जिसकी तरफ पंकज जी ने इशारा किया, ये जो काल और लोक, ये दो ऐसी छननियां हैं जो समय के साथ बाहर कर देंगी। थोथा जो है उड़ जाएगा, सार बचेगा। उसमें काल एक बड़ा निर्णायक है और दूसरा लोक निर्णायक है। बड़े साहित्यकार पुरस्कारों से घबराते रहे हैं। पुरस्कारों के मिलने के बाद में वो कई बार अन्यमनस्क हो जाते हैं, कई बार अव्यवस्थित से हो जाते हैं। वो जानते हैं लोक मान्यता अनल सम कर तप कानन दाहु, ये जो लोक मान्यता है, ये जो पुरस्कार है, वो फिर आपके लेखन पर बड़ा असर डालती है। फिर आप तरह तरह के पॉपुलिस्ट तरीके अपनाने लगते हैं। लेकिन अगर उसमें सत्ता शामिल है तो फिर वो अपने अनुसार आपको लिखवाएगी। फिर आप सनातन लिखेंगे, फिर आप ऐसी चीज लिखेंगे जो 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 सत्ता को बजरंग जी, सत्ता तो एक फैक्टर है, सत्ता तो एक चीज है, ये खरीद फरोख्त वाले भी है, पैसा भी है। हाँ, एक वो फैक्टर भी है, वो भी। तीसरा फैक्टर सेठों के द्वारा दिए जाने वाले रत्न भी है। नुकसानदायक जो है जनता के लिहाज से, फिर जनता समझती है कि यही वाला विचार, चूंकि उनका प्रिय कथाकार, उनका प्रिय आलोचक ऐसा लिख रहा है, ऐसा कह रहा है, तो ये जरूर उसकी स्वीकृति बढ़ जाती है। बाकी जो बाजार की इसमें एंट्री है और जिसकी बड़ी मजबूत स्थिति है, वह तो इस पुरस्कारों को साख विहीन कर दे रही है। इनकी कोई महिमा नहीं बचती, कोई अर्थ नहीं बचता। वो एक चीज है। लेकिन जब सत्ता की उसमें भागीदारी रहती है, तब फिर वो विचारों के साथ फिर टेम्परिंग हो जाती है। ये दूसरी। अंजू जी, अंत में आपसे छोटी टिप्पणी, ये जो पुरस्कार हैं, ये सफलता के शॉर्टकट की तरह है कि आप आइए, पुरस्कार पाइए, अपने आप को लाइमलाइट में लाइए, आपकी रचनाएं बिकने लगेंगी, आपकी पूछ परख बढ़ जाएगी, आपको सभा सेमिनारों में बुलाया जाने लगेगा। ये जो मिलता है एक पुरस्कार के बदौलत, क्या ये जो नई पीढ़ी है उसके लेखन को पूरी तरह प्रभावित कर रही है? वो खासतौर से नई पीढ़ी में, जैसा अभी बजरंग जी ने बताया कि पुरानी पीढ़ी के लोग सोचते थे कि ये पुरस्कार मिल रहा है, कहीं उससे मेरी जो खूबी है वो तो नहीं चली जाएगी। यहाँ ये चिंता कितनी है लोगों में? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगी कि काठ की आंडी बार बार नहीं चढ़ती, ठीक है। अगर हम गोदान को उठाते तो इसलिए नहीं उठाते कि इसको कोई पुरस्कार मिला था, या अगर हम किसी किताब को उठाते हैं, उसे बड़ा पुरस्कार मिला है और एक लेखक के तौर पर मुझे निराशा होती है, तो मैं 4 लोगों को बोलूंगी कि नहीं, इसे मत पढ़िए, या ये खराब है। या तो क्या है कि लॉन्ग टर्म में, जैसे आपने कहा कि समय की छलनी सबको छान देती है, लॉन्ग टर्म में वही बचेगा जो रचेगा। और रचेगा का मतलब ये नहीं कि आप
कुछ भी लिख दे रहे हैं। अगर आप कोई किताब लिखते हैं और उसको अवार्ड मिल गया है, मैं आपको बता दूं कि माउथ लॉन्ग पब्लिसिटी टर्म जो के है वो कितने नहीं लेखक है। सोचते हैं आजकल अंजू जी? हाँ लेकिन लॉन्ग वही टर्म नहीं, का कितने लेकिन लोग एक सोचते हैं? अब आप ये देखिए, एक बिल्कुल जिसे कहते हैं ना धूमकेतु की तरह एक नई हिंदी आई है हमारे बीच आई है, ठीक है, लेकिन हो क्या रहा है, मोह भंग की स्थिति आ रही है ना कि अब आप फिर वापस मुड़ रहे हैं, क्योंकि कई कितना आप पढ़ते हैं, एक एक आई, चलो हो सकता है एक किताब आई, दूसरी किताब, धीरे धीरे आपको पता चलने लग जाता है कि ये जो है ये सिर्फ अगर आंधी ही है तो आंधी में खड़ा वही रहेगा जो जिसकी जड़ मजबूत होगी या जो जमीन को पकड़ के रखेगा। तो ये लेखन पुरस्कार से प्रभावित होता है, क्योंकि जैसा एजेंडा लेखन होता है वो पुरस्कार से प्रभावित होता है, या जल्दबाजी में भी हम लोग चीजें करते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म में मुझे नहीं लगता कि लॉन्ग टर्म में पुरस्कार का असर लेखन पर रहेगा, क्योंकि अंततः पाठक को आप बेवकूफ ने बार बार नहीं बना सकते हैं। एक बार आप बनाएंगे, दो बार बनाएंगे, और आगे जब जो तय करेगा पाठक पढ़कर, या आगे चीज आगे जाएगी, कोई किताब आगे बढ़ती है, तो केवल पुरस्कार के नाम पर वो एक शोर हो सकता है, लेकिन किताब स्थायी रहे, या किताब कालजयी कही जाए, या किताब अपनी जगह बनाए, या आपकी लाइब्रेरी में रखी जाए, तो वो चीजें मुझे नहीं लगता कि पुरस्कार का फैक्टर उसको तय करे। नहीं, कुछ लोगों को तो संतुष्टि इसी से हो जाती है कि उनकी किताब आई, हाँ, पुरस्कृत हुई, हाँ, लाइब्रेरी में पहुंच गई, वो लोग 4 हैं कि लोगों के किताब बीच को में उनकी अवार्ड, पहचान बतौर तो लेखक बन पुरस्कार, गई। ये भी एक एजेंडा होता है जीवन जी का। भले ही सभी लोग गंभीर नहीं, लेखक लेकिन के रूप में न आप सोचे, सोच कर देखिए ना, लेकिन 5 साल एक मिनट, पहले एक किसी को लेकिन इस पुरस्कार वजह मिला और से, अगर वो आज नहीं लिख रहा है तो वो कहाँ इस है? जी अगर इस 5 साल वजह से पहले, 10 इतनी साल पहले किसी को अव्यवस्था पुरस्कार फैल मिला जाती है। और वो अगर आज नहीं लिख रहा है तो वो आज कहाँ है? तो ये चीजें तो ऐसे तय नहीं होती हैं, ये इतना आसान नहीं है कि आपने कहीं से भी प्रायोजित एक पुरस्कार लिया और आप लेखक बन गए। ये चीजें जी काट की आंधी एक बार तो चढ़ जाएगी, लेकिन अगर जी अंततः आपको लंबी रेस में रहना है तो आपको ये तय करना पड़ेगा कि आपके मानक क्या हैं, या आपकी रचना की उत्कृष्टता के पैमाना क्या है। ये सारी चीजें तय करती है, मिलकर सब चीजें तय होती है। हाँ, मैं ये जरूर मानती हूँ कि तात्कालिक लाभ बहुत मिलता है, और तात्कालिक लाभ लेखक से ज्यादा प्रकाशक को मिले। लेखक को जी रॉयल्टी मिलती है तो उसका थोड़ा बहुत हिस्सा उसे मिलेगा, लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो कोई लेखक अगर चाहता है कि उसे लाभ मिले तो वो फौरी तौर पर एक लेखक के तौर पर तो स्थापित हो जाएगा, लेकिन अगर जी वो वाकई लेखक बनना चाहता है तो उसे इन सारी चीजों से हटकर केवल और केवल अपनी रचना की उत्कृष्टता पर ध्यान देना पड़ेगा, या फिर ये देखना पड़ेगा कि उसकी पक्षधरता क्या है, क्योंकि सिर्फ और जी सिर्फ अंत में पक्षधरता ही बचेगी और वही लेखक को जिलाएगी। जी लेकिन बढ़िया बात बढ़िया। घूम फिर कर वही आती है कि इतने सारे पुरस्कार हैं जिनकी कोई प्रतिष्ठा नहीं है, और बहुत सारे जी ऐसे लोग भी हैं जो शॉर्ट टर्म एजेंडे से भी आ रहे हैं और इस जी पूरे संसार को प्रदूषित कर रहे हैं, साहित्य की जगत को प्रदूषित कर जी रहे हैं और पाठकों को बिल्कुल। दिग्भ्रमित कर रहे हैं। ये तमाम चीजें हैं जिनको लेखक समाज ही एड्रेस कर सकता है। लेखकों के आप ऐसा संगठन, क्यों कह रहे हैं कि ये लेखक आजकल ही है? एकजुट हो मैं तो ये, और वही इसको एड्रेस अगर करें, पंकज जी, तभी इसका कोई समाधान निकल सकता है। समय खत्म हो गया अंजू जी, इसलिए लेकिन चर्चा को हम यहीं रोकेंगे, लेकिन ये चर्चा जी निरंतर चलती रहनी चाहिए। ये जी बहुत जी बड़ी चिंता का विषय है और जी इस चिंता को समझते हुए कदम भी उठाने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों जी मेहमानों का इस गंभीर चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार। वरिष्ठ कवि लीलाधर मंडलोई की पहचान एक ऐसे कवि के रूप में है जो सीधे और सरल ढंग से अपनी बात कहता है, जिसके पास विषयों की विविधता है और जो बिंबों और प्रतीकों की जाल में बहुत ज्यादा नहीं उलझता है। आज सुनते हैं उनसे कुछ कविताएं। नमस्कार साथियों, मैं एक बेहद सामयिक विषय पर कविता सुना रहा हूं। इसका शीर्षक है फूल के खिलने का भरोसा। कलाई में बंद घड़ी की तरह ठिठका है समय, कलाई में बंद घड़ी की तरह ठिठका है समय, ठिठका है ये पल, अब तो चंद कण है झरने को रेत घड़ी में। क्या सचमुच तुम कोई और हो? क्या सचमुच तुम कोई और हो इस अंतिम घड़ी में? इस घड़ी के बंद हो जाने में कितना समय है? इस घड़ी के बंद हो जाने में कितना समय है? इस घड़ी सिर्फ बम क्यों फूट रहे हैं चौतरफ? इस घड़ी सिर्फ बम क्यों फूट रहे हैं चौतरफ? हरे वक्त में एक हरा पेड़ हुआ करता था, हरी किताब में हरा मन
बांच लिया करते थे बच्चे। हवा हरी भरी धुएं में खो गई और पेड़ और स्कूल और बच्चे, उन्होंने नेस्तनाबूद कर दिया जो हरा था। उन्होंने नेस्तनाबूद कर दिया जो हरा था। अब स्याह से काले होते दिन हैं, अब स्याह से काले होते दिन हैं। यहाँ हरे भरे अल्फाज पढ़ना गुनाह है, यहाँ हरे भरे अल्फाज पढ़ना गुनाह है। हत्यारे को हत्या की वजह नहीं चाहिए, तालिबान को तो बिल्कुल नहीं। हत्यारे को हत्या की वजह नहीं चाहिए, तालिबान को तो बिल्कुल नहीं। हिंसा के बीच बुत हो जाने से बड़ा कोई और पाप, कोई और अपराध नहीं है इस वक्त। हिंसा के बीच बुत हो जाने से बड़ा कोई और पाप, कोई और अपराध नहीं है इस वक्त। आसमान से उठते इस धुएं का मतलब, आसमान से उठते इस धुएं का मतलब, फिर किसी ने दागा है हथगोला, फिर किसी वहशी ने अभी अभी गिराई हैं कुछ और बेगुनाह लाशें। आसमान से उठते इस धुएं का मतलब, फिर किसी ने दागा है हथगोला, फिर किसी वहशी ने अभी अभी गिराई हैं कुछ और बेगुनाह लाशें। शहर अभी टैंकों के पहियों के नीचे कांप रहा है। शहर अभी टैंकों के पहियों के नीचे कांप रहा है। बच्चों के घरौंदे ढहाए जा चुके हैं। स्कूल की इमारतें जमींदोज की जा चुकी हैं। औरतों की आबरू सरेआम लुट रही है। जो अपने वतन को छोड़कर इसे बेहतर बनाने आए थे कभी, जो अपने वतन को छोड़कर इसे बेहतर बनाने आए थे कभी, जान की पनाह मांगते दरबदर है। बमों से उठती जहरीली गैस से फूल और पत्तियां मुरझा गए हैं। बमों से उठती जहरीली गैस से फूल और पत्तियां मुरझा गए हैं। परिंदे उड़ गए हैं किसी अनाम दिशा में। ये हाल का वाकया है। ये हाल का वाकया है कि लोगों ने दुधमुहे बच्चों को उछाल दिया है उन सैनिकों की गोद में। ये हाल का वाकया है कि लोगों ने दुधमुहे बच्चों को उछाल दिया है उन सैनिकों की गोद में जिन पर फूल के खिलने का भरोसा बचा हुआ है, जिन पर फूल के खिलने का भरोसा बचा हुआ है। किनारा एक उम्मीद है जो पहुंच से बहुत दूर है। किनारा एक उम्मीद है जो पहुंच से बहुत दूर है। ये नाव डूब रही है अदबीच, महफूज नहीं है नाव। उम्मीद महफूज नहीं है, उम्मीद महफूज नहीं है। मैं तुमसे बहुत दूर, बहुत जोर से चीख रहा हूं। मैं तुमसे बहुत दूर, बहुत जोर से चीख रहा हूं। मेरे आसपास स्तब्ध खामोशी में सर पटकता दुख है। मेरे आसपास स्तब्ध खामोशी में सर पटकता दुख है। जो दृश्य हैं वे स्याह लैंडस्केप हैं। जो दृश्य हैं वे स्याह लैंडस्केप हैं। इतिहास के नीले पड़ चुके लहू के लिथड़े, इतिहास के नीले पड़ चुके लहू में लिथड़े अंग भंग देह है चित्री। तबाह सुबह है या शाम कहना मुश्किल। आंखें मेरी दृश्य में फ्रीज हैं। मैं गुमशुदगी में हूँ। मुझे पुकारे जाने की पुकार खलाओं के हवाले है। मुझे पुकारे जाने की पुकार खलाओं के हवाले है। अब जबकि अफरा तफरी में हम भाग रहे हैं, अब जबकि अफरा तफरी में हम भाग रहे हैं, किसी देश में पनाह के लिए अर्जी लगाते,
छिप कर जान पहचान ढूंढते, छिप छिप कर जान पहचान ढूंढते, रिरिया के बताते कि हमारा सब लुट गया, परिवार और पहचान पत्र। मददगार कोई नहीं, मददगार कोई नहीं। हम जहां खून पसीना एक कर रहे थे, हम जहां खून पसीना एक कर रहे थे, वो देश जेल हो जाएगा इल्म ना था। हम जहां खून पसीना एक कर रहे थे, वो देश जेल हो जाएगा इल्म ना था। कि एक काली फंतासी, कि एक काला समय बहता होगा ओर छोर, कि एक काली फंतासी, कि एक काला समय बहता होगा ओर छोर। एक ना एक दिन डूबने को समंदर में अभिशप्त, एक ना एक दिन डूबने को समंदर में अभिशप्त। देखो देखो वो कोई डूब रहा है, देखो देखो वो कोई डूब रहा है। और अब वक्त है पुस्तक समीक्षा का। लेखक एवं पत्रकार राकेश कायस्थ का उपन्यास राम भक्त रंगबाज अपने कथानक और किस्सा गोई की वजह से आज का एक महत्वपूर्ण और जरूरी उपन्यास माना जा सकता है। 90 के दशक में चले मंदिर आंदोलन और आडवाणी की रथ यात्रा ने कैसे कमोबेश शांति और सद्भाव से रह रहे एक मोहल्ले में नफरत और हिंसा घोल दी थी, उसकी पूरी दास्तान ये उपन्यास बहुत ही खूबसूरती से बयान करती है। जाने माने समालोचक एवं लेखक प्रोफेसर अपूर्वानंद हमारे साथ हैं, तो आइए उनसे इस उपन्यास पर बातचीत करते हैं। ताना बाना में आपका स्वागत है अपूर्वानंद जी। नमस्कार। ये जो उपन्यास आज हम ले जा रहे हैं उसके केंद्र में एक मोहल्ला है आरामगंज, और उसका एक कैरेक्टर है, एक पात्र है, एक चरित्र है आशिक मियाँ। ये आशिक मियाँ राम भक्त भी हैं और अपने हुनर और व्यवहार की वजह से वो रंगबाज भी माने जाते हैं। बात बात में राम को याद करते हैं और मुसलमानों से ज्यादा हिंदुओं में लोकप्रिय हैं। लेकिन राष्ट्रीय और स्थानीय राजनीति कुछ ऐसे रंग बदलती है कि ये आदमी जो ज्यादा हिंदू था मुसलमान के बजाय, अगर हम इसको उसके चरित्र के हिसाब से देखें, फिर भी वो उसका शिकार हो जाता है। एक दिलचस्प कथा आपकी जुबान में क्या बयान करेंगे? जी, आप राम भक्त रंगबाज की बात कर रहे हैं जो राकेश कायस्थ ने लिखा है और हिंद युग ने जिसे प्रकाशित किया है। यह उपन्यास, इस उपन्यास के नाम से गलतफहमी हो सकती है और कई बार पढ़ते हुए लोगों को लग सकता है कि यह बहुत हल्के किस्म का उपन्यास होगा क्योंकि इसका नाम है राम भक्त रंगबाज। लिखा भी गया है ये लोकप्रिय उपन्यास की शैली में, जिसे आप पॉपुलर अंदाज कह सकते हैं, लेकिन उस अंदाज में लिखा गया एक बहुत ही मार्मिक उपन्यास है। आपने जैसा कहा कि आशिक एक पात्र है, आरामगंज एक जगह है जहां वह रहता है, लेकिन आरामगंज के भीतर वह रैयत टोली में रहता है और इस तरह यह प्रतीक भी है, लेकिन एक वास्तविक जगह है आरामगंज जो हिंदुस्तान है, लेकिन जिसकी मानसिकता में एक तरह का कस्बाईपन छिपा हुआ है, एक तरह की क्षुद्रता छिपी हुई है और वहां तरह तरह की क्षुद्रताएं दिखलाई पड़ती हैं। लेकिन उन क्षुद्रताओं और उस टुच्चेपन के भीतर आदमियत, मानवता, हमदर्दी के बहुत सारे दृश्य जो कि अनायास होते हैं। जैसे हमारी जिंदगी चलती है, उनमें कोई योजना नहीं होती है, कोई राजनीतिक निर्णय नहीं होता है कि अब हमें मानवीय होना है। लोग स्वाभाविक तौर पर मानवीय होते हैं। जैसे आशिक स्वाभाविक तौर पर राम भक्त हुआ, उसे अलग से कोई सांप्रदायिक सौहार्द कायम करने की योजना के तहत आशिक का पात्र नहीं बनता है। आशिक का पात्र अपने जीवन की घटनाओं के संयोग से एक ऐसे पात्र में विकसित, एक ऐसे चरित्र में विकसित होता है जिसकी राम कथा से ज्यादा वाकफियत है, जो हिंदुओं को कहीं ज्यादा हिंदू नजर आता है, जो हिंदुओं के साथ इत्मीनान महसूस करता है। लेकिन उसके साथ ही यह उपन्यास हमें नहीं भूलने देता कि उसकी मुसलमान पहचान
एक रुकावट है। जैसे वे तमाम लोग जो आशिक को अपने त्योहारों में उसके करतब के लिए बुलाते हैं, वे उसे मजाक में व्यंग्यात्मक तरीके से उन अपमानजनक संबोधनों से पुकारते रहते हैं और वह उसे बर्दाश्त करता रहता है। और आखिर में जैसा आपने कहा कि एक राजनीति उभरती है और पृष्ठभूमि है राम जन्मभूमि अभियान की, जो बाबरी मस्जिद विध्वंस का अभियान था। लाल कृष्ण आडवाणी के रथ की प्रतीक्षा हो रही है और उसके स्वागत में बहुत सारा इंतजाम किया जाना है और उससे चीजें बदलने लगती हैं। शहर में समीकरण भी बदलने लगते हैं, लोगों के रिश्ते भी बदलने लगते हैं और आशिक का जीवन तनावपूर्ण होने लगता है। तो आशिक की जो स्वाभाविकता है वह एक विडंबना में बदल जाती है। आशिक स्वयं अपने लोगों के बीच मिसिर जी है, क्योंकि उसका हिंदूपन इतना स्पष्ट है। वह स्वाभाविक तौर पर राम का नाम लेता है, राम जी की कृपा, राम जी की इच्छा, कुछ भी हो जाएगा। लेकिन एक समय उसको यह असंगत लगने लगता है, क्योंकि उसकी मुसलमान पहचान इतनी नुमायां कर दी गई है और सामने रख दी गई है। और अंततः उसको यह अनुमान होता है जब रैयत टोली को उखाड़ देने के लिए एक कानूनी रास्ता निकाला जाता है और उसे वो अतिक्रमण के नाम पर हटाने की कोशिश की जाती है। लेकिन इसमें भी उपन्यासकार ने बहुत सावधानी बरती है। वो ये कि लड़ाई लड़ी जाती है अतिक्रमण के विरुद्ध और वो कानूनी लड़ाई है और उसमें एक हिंदू वकील साथ देते हैं और वह संविधान में विश्वास के चलते साथ देते हैं। वो इसलिए साथ देते हैं कि एक जुल्म हो रहा है और उस जुल्म के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। और उस लड़ाई में रैयत टोली के लोगों को आशिक की वजह से जीत मिलती है, क्योंकि वह उस वकील के पास गया था और फिर उस वकील के पास उसे एक हिंदू नहीं भेजा था। तो यह उपन्यास काफी सावधानी से बिना इस चीज को जाहिर किए हुए चलता है, जिसमें वह उम्मीद नहीं खोने देता है। राजनीति का दबाव बढ़ रहा है, लेकिन स्वाभाविक आदमियत भी है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो मुझे सलाह दे रहा है उसके भीतर कोई मुसलमान विरोधी घृणा नहीं होगी, ऐसा भी नहीं है। तो काफी पेचीदा ढंग से यह उपन्यास आगे बढ़ता है। और जैसा आपने भी कहा था, पहले हम लोगों की इसके बारे में बातचीत हुई थी कि यह बहुत मार्मिक है, क्योंकि इसका अंत जैसे होता है जिसमें आशिक की जीत हो चुकी है, रैयत टोली बच चुकी है, एक हिंदू त्योहार मनाया जाने वाला है जिसका जुलूस निकल रहा है और आशिक पुराने उत्साह से फिर उसमें अपने कर्तव्य दिखाने आ रहा है। और उपन्यास बहुत धीरे 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 आगे बढ़ता है जब ये मुंह से आग के छल्ले निकालता है और अचानक उस पर एक केरोसिन का कनिस्टर फेंक दिया जाता है और आशिक जलकर मर जाता है जी। तो ये बहुत ही मार्मिक अंत है इस उपन्यास का जी। अपूर्वानंद जी, मैं इसमें एक चीज ये देखने की कोशिश कर रहा था कि लेखक ने किस तरह से एक जो हिंदू बहुल समाज है उसमें एक मुसलमान की उपस्थिति को कैसे उसको वो किया है, चित्रित किया है। और उसमें जो एक खास विचारधारा वाले लोग कहते हैं कि हमें आइडियल मुसलमान ऐसा चाहिए जो राम को महापुरुष माने, जो राम भक्त हो, राम की बात करे। और एक ऐसा पात्र होने के बावजूद उसका अंत किस तरह से होता है, ये एक विरोधाभास हमें दिखता है। तो राजनीति कहती कुछ है, व्यवहार किसी और तरह से करती है। ये इस विरोधाभास को लेखक ने बड़ी खूबी से दिखाया है। मुझे लगता है एक बहुत महत्वपूर्ण बात इस उपन्यास की ये भी है। हाँ बिल्कुल। और जैसा मैंने कहा कि जिसको आप समाज की पैथोलॉजी कहते हैं, वह समाज की पैथोलॉजी दिखलाई पड़ती है। तो आशिक की मित्रताएं हैं जो हिंदुओं से हैं, लेकिन फिर उनके जो संबोधन है आशिक के प्रति, वो अंततः उसको छोटा करते हैं और उसे धीरे धीरे यह एहसास होने लगता है कि उसे अपनी जगह बताई जा रही है, उसको बतलाया जा रहा है कि उसकी औकात क्या है और वो एक हद तक ही मजाक कर सकता है, उससे आगे वो नहीं बढ़ सकता है, जबकि उसके साथ पूरी छूट ली जा सकती है। तो एक हिंदू बहुल समाज में एक मुसलमान जो कि हिंदू मित्र मुसलमान है, उसकी नियति क्या है यह बहुत स्पष्ट है। उसके साथ एक दूसरी बात है जो इस उपन्यास में महत्वपूर्ण है,
और वह भी कि एक हिंदू बहुल समाज में जाति कैसे हस्तक्षेप करती है, क्योंकि वहां एक गोपाल है जो उस बीच में रहता है, रैयत टोली और आरामगंज के बीच में, जिसको ओम जी नेपाल कहते हैं, यानी उस जगह को, क्योंकि पिटने को वो तैयार है, और वह तथाकथित नीची जाति का है, इसलिए उस पर अपनी खींच मुसलमान निकालते हैं। वह हिंदुओं से बहिष्कृत है, लेकिन उस पर उसके हिंदू होने की वजह से, चूंकि वो सबसे दबा कुचला है, खींच निकलती है, उसको पानी नहीं भरने दिया जाता है वगैरह। तो जाति वाले प्रसंग को भी बहुत कलात्मक कौशल के साथ राकेश कायस्थ इसमें लाए हैं कि यानी आप उस विवाह को देखिए जो एक उच्च जाति के राजपूत और लोहार के बीच होता है, फिर उस विवाह को कैसे स्वीकार किया जाता है, क्योंकि दामाद आखिरकार इंडियन रेवेन्यू सर्विस में आ जाता है, उसको स्वीकार करना है, लेकिन जाति को बनाए रखना है। तो यह जो खींचतान है हिंदू समाज में, ये चलती रहती है। इस लिहाज से मुझको ये उपन्यास कलात्मक दृष्टि से बहुत सफल उपन्यास लगा जी। इसके अलावा भी जो सवर्ण जातियों के संबंध दूसरी जातियों के साथ, एक तरफ तो रैयत बस्ती के साथ है, दूसरी तरफ जो वाल्मीकि बस्ती है, दलितों की बस्ती है, उसके साथ क्या संबंध है, दलितों के अंदर किस तरह से एक नई तरह की राजनीति उभर रही है, पिछड़ों की राजनीति किस तरह से उभर रही है, ये इस पूरे उपन्यास में इसको जो विभिन्न परतें हैं, कई परतें हैं, उसको कैसे बुनावट की गई है, ये मुझे बड़ी दिलचस्प लगी। हाँ, उसमें काफी सद्भाव है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि प्रश्न सिर्फ ये नहीं है कि दलित राजनीति है, बल्कि प्रश्न यह है कि दलित राजनीति और हिंदुत्व की राजनीति के बीच का रिश्ता इसमें दिखलाया गया है, और क्यों हिंदुत्व की राजनीति अपने कदम पीछे खींचने पड़ते हैं उसको, दलितों के इस उभार के चलते, और एक तरह का समझौता करना पड़ता है, और उस वजह से किस प्रकार के चरित्र भी समाज में बनते हैं। मुझे जिस चीज ने ज्यादा आकर्षित किया वो यह कि उस तरह के चरित्रों को भी सामने लाने में राकेश कायस्थ सफल हुए हैं। यानी वो सिर्फ प्रतीक नहीं गढ़ रहे हैं, बल्कि विकृतियां कैसे पैदा होती हैं, कैसे विकृत चरित्र पैदा होते हैं, लेकिन उन विकृत चरित्रों के भीतर भी एक आदमियत या मानवीयता कहीं शेष रहती है, जो आशिक के मारे जाने के बाद की प्रतिक्रियाओं में दिखलाई पड़ती है। वह मुझे बहुत खास बात लगी। और मैं ये कहना चाहूंगा कि मुझे सबसे अच्छा यह लगा कि उपन्यास निराशा पर नहीं खत्म होता है। हालांकि निराशा का एक पुट है उसमें, क्योंकि आशिक का बेटा आता है आखिर में, और वह एक बड़ी कंपनी में अब काम कर रहा है। उसका विवाह फिर अंतर धार्मिक है, वो एक ईसाई से विवाह करता है और वो विदेश में बस रहा है। फिर यहाँ थोड़ी निराशा है, क्योंकि वह विदेश में बस रहा है और उसके बसने का कारण यह है कि बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया है। लेकिन हाल में जो फैसला सर्वोच्च न्यायालय ने किया कि बाबरी मस्जिद की जगह को वह राम मंदिर बनाने के लिए दे दे, तो वह जो प्रसंग है, अगर आप उसको पढ़ सकें, आशिक का बेटा जो, एक दूसरा प्रसंग पढ़ना चाहता हूं जो आपने अभी जिक्र किया कि आशिक की मौत के बाद रिएक्शन किस तरह से होता है। एक प्रसंग है, चौक का रंगबाज और अपनी तमाम गद्दारियों का प्रायश्चित कर चुका रैयत टोली का मिस्र कब्र में लेट गया। नमाज जनाजा पढ़ने वाले कमरुद्दीन ने आवाज लगाई, जिन हजरात को मरहूम शेख निजामुद्दीन वली आशिक के आखिरी दीदार करने हों वो कर लें, ताकि सुपुर्द खाक की रस्म शुरू की जा सके। बचपन का दोस्त पवन हटवाल ने झांक कर देखा और हैरत से बोला, जरा स्टाइल देख, कैसा साला सबको मुंह चिढ़ा रहा है। और ये कहते वो पछाड़ खाकर जमीन पर बैठ गया। प्रेम राज भर ने उसे खींच कर गले लगाया, लेकिन 5 मिनट बाद खुद एक पेड़ के तने पर पागलों की तरह लात मारता पाया गया। सीरियल किलर प्रेम, जिसने उस तरह से लेकर पिस्तौल से न जाने कितने लोगों की जान ली है। पेट्रोमैक्स की रोशनी में आलोक ने कब्र में झांक कर देखा, चेहरा भले ही काला पड़ गया हो, लेकिन हाव भाव वही है। गर्दन टेढ़ी है, मुंह थोड़ा सा खुला हुआ है, ऐसा लग रहा है जैसे हंस रहा है। कब्र को अब पटरियों से ढका जा चुका था। इदरीस मियां ने शमी को गोद में पकड़े पकड़े एक मुट्ठी
मिट्टी डलवाई। उसके बाद बाकी लोगों ने एक एक करके मिट्टी डाली। नन्हे आशिक की कल्पना में चौक से होते हुए जिन घने जंगलों में राम जी गए थे, उसी जंगल में राम भक्त रंगबाज अपनी पूरी ठसक के साथ सो गया। बिल्कुल, ये बहुत ही मार्मिक प्रसंग है और मैं जी सिर्फ 2 मिनट हम और लेंगे। मैं वह पढ़ना चाहता हूं जिसकी तरफ मैं इशारा कर रहा था, जो शमी कहता है आशिक का बेटा अंत में। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का भव्य मंदिर 2 ढांचों को गिराकर बनाया जा रहा है। पहला ढांचा अयोध्या में था और दूसरा दिल्ली में। पहला ढांचा मैंने कभी देखा नहीं, उससे मेरा कोई भावनात्मक लगाव भी नहीं है, लेकिन दूसरे ढांचे पर मेरा वजूद टिका था। वह मेरे हिफाजत की गारंटी था। जब वही धराशायी हो गया तो मुझ जैसों के लिए बचा क्या? यह दूसरा ढांचा यानी संविधान जो टूट जाता है। तो मैं ये कहना चाहता हूं आखिर में कि मुझे इस उपन्यास में को पढ़ते हुए लगा कि लेखक के मन में बहुत गहरा दर्द है। दर्द अपने समाज के लिए है, अपने देश के लिए है, और उस दर्द ने इस उपन्यास को संभाल लिया है और इस उपन्यास को ऐसा बनाया है जो पढ़ना हम सब लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, और कलात्मक रूप से इसमें सच्चाई भरी है। तो हम राकेश कायस्थ को बधाई देना चाहते हैं यह उपन्यास लिखने के लिए, और पाठकों से यह कहना चाहते हैं कि इसे ज़रूर पढ़ें। 2021 का मुझे यह सबसे ज़रूरी उपन्यास लगता है। आपको शुक्रिया क्योंकि आपने इसकी तरफ मेरा ध्यान दिलाया था। नहीं, ये तो मुझे भी इसका आइडिया नहीं था, लेकिन सहयोग से राकेश कायस्थ से बात हुई और ये उपन्यास मैंने पढ़ा और फिर मुझे लगा कि इस पर बातचीत होनी चाहिए। जिस तरह से उन्होंने व्यक्ति के मनोविज्ञान को और समाज के मनोविज्ञान को दोनों को जोड़कर पढ़ा है और पूरे सामाजिक राजनीतिक संदर्भों के साथ, उसकी तमाम परतों के साथ, ये अपने आप में मुझे लगता है बहुत ही विशिष्ट कौशल उन्होंने इस उपन्यास में दिखाया, जिसके लिए जैसा आपने कहा वो बधाई के हकदार है। बधाई उनको। बहुत बहुत शुक्रिया अपूर्वानंद जी इस बातचीत के लिए। धन्यवाद आपका। सुपरिचित कवि पवन करण जीवन से मिले अनुभवों को अपनी कविताओं में रचने के लिए जाने जाते हैं। सहज और सरलता के साथ नए बिंबों के प्रयोग के जरिए महत्वपूर्ण बातें कहना उनकी खासियत रही है। हाल में आया उनका कविता संग्रह तुम्हें प्यार करते हुए काफी चर्चित रहा था। तो आइए आज सुनते हैं पवन करण की कविताएं। कुछ कविताएं पढ़ रहा हूं। मेरी पहली कविता है सरकार की पसंद का नागरिक। सरकार को सोता हुआ नागरिक पसंद है, सोचता हुआ नहीं। सुनता हुआ नागरिक पसंद है, कहता हुआ नहीं। दुम दबाता हुआ नागरिक पसंद है, सींग दिखाता हुआ नहीं। सरकार को उसे वोट देकर चुनता हुआ नागरिक पसंद है, उसे बदलता हुआ नहीं। हम इस सरकार की पसंद के नागरिक हैं। मेरी दूसरी कविता है गलत सरकार। मैंने इस सरकार को अपना वोट देकर चुना है, तब भी मैं इस सरकार का समर्थन नहीं करता। वोट देकर मेरे इस सरकार को चुनने का यह मतलब नहीं कि मैं इस सरकार का बचाव और इस सरकार को दिए अपने वोट को जायज ठहराता रहूं। मैं मानता हूं कि मैं वोट देने में गलती कर सकता हूं। मैं गलत सरकार चुन सकता हूं। अफसोस मैंने इस बार फिर गलत सरकार चुन ली है और मैं चुने जाने के दिन से ही इसके समर्थन में नहीं हूं। तीसरी कविता है चुनी हुई सरकार। अंततः
उसने अपनी सरकार ही चुन ली। हालांकि उसके पहले की सरकार भी उसके कहने पर ही काम करती थी। उसे लाभ पहुंचाने वाली योजनाएं और उसे बचाने वाले कानून गढ़ती थी। तब भी वह देश की सरकार कहलाती थी और देश हमेशा सरकार को उसकी कारगुजारियों पर लगाम लगाए रखने को बाध्य करता था। ऐसे में कभी कभार सरकार के आगे उसे हाथ जोड़कर खड़ा होना पड़ता था, जो उसकी बढ़ती जाती लालसाओं में कांटे की तरह गड़ता था। तो खिसियाकर उसने देश के लिए अपनी पसंद की सरकार चुन ली। अपनी पसंद की सरकार समझकर देश ने उसे बाद में चुना। देश को लगता है वह उसकी सरकार है। सरकार जानती है वह किसकी सरकार है। देश को लग रहा है सरकार को उसने चुना है। सरकार को पता है कि उसे किसने चुना है। एक कविता और, इस कविता का शीर्षक है एक दिन हम उन्हें जरूर खा जाएंगे। हम भीड़ थे इसलिए उनके लिए मुफीद थे। भीड़ से भीड़ों में बदलकर हमें हाँक लेना आसान था उनके लिए। हाँक कर उन्होंने हमें भेड़ ही नहीं रहने दिया, भेड़ियों में बदल दिया रंग कर। उन्होंने दाढ़ों में खून लगाकर हमें हमारे शिकार भी बता दिए। शिकार भी वे जो सदियों से हमारे साथ रहते आए। सुबह शाम जो हमें और हम उन्हें दुआ सलाम कहते आए, और हम हर वक्त और अब हम हर वक्त अपने शिकार पर गुर्राते रहते हैं। अब हम हर वक्त अपने शिकार पर गुर्राते रहते हैं और एक दिन हम उन्हें जरूर खा जाएंगे। खुद को इस बात का विश्वास दिलाते रहते हैं। अगली कविता है, कविता का शीर्षक है फतवा। खुद को जारी होने से रोकने की बहुत कोशिश की मैंने, मगर विफलता हाथ लगी मेरे। मुझे इस बार भी उन्हीं ने जारी किया। मैं इस बार भी एक लेखक के विरुद्ध था, एक ऐसे लेखक के विरुद्ध जिसकी कुदाल जैसी कविताएं उन्हें अपनी जड़ों में धंसती महसूस होती। वे डरते लोग उन कविताओं को अपने हाथों में न थाम लें, मशालों में न बदल लें, उन्हें झंडों और नारों में न कर लें तब्दील। इस बार भी कुछ अलग नहीं था। एक तरफ लेखक कविताएं लिख रहा था, दूसरी तरफ उसके विरुद्ध वे मुझे लिख रहे थे। एक कविता और, कविता का शीर्षक है जनता की हार। जनता को हराया जा रहा है, जनता को हराया जा रहा है। जिस जनता ने उसे चुना उसी जनता को हराकर राजा हो रहा है खुश। राजा के पास अपनी जनता से हारने का हौसला नहीं।
राजा के पास अपनी जनता से हारने का हौसला नहीं, उसके साथ अपनी जनता को हराने की हिमाकत है। जनता को हारता देख राजा के मंत्री संतरी बजा रहे हैं तालियां, गलियों में नाच रहे हैं विदूषक। खुद को खुद के राजा की कोशिशों से हारते देख हताश नहीं जनता। हार से उसकी पहचान बड़ी पुरानी, हार हार कर ही वह राजा को हरा पाएगी। जिंदा अब होने की अपनी पहचान बचा पाएगी। जो उसे हर बार खड़ा कर देती है, उसे उस मिट्टी पर भरोसा है। एक कविता और, कविता का शीर्षक है सड़कें। ये सड़कें हमारी आवाज पहचानती हैं। ये सड़कें हमारी आवाज पहचानती हैं। हमारा एक एक चेहरा इन्हें याद है। कितनी ही दफे ये हमारे खून से लाल हुई। कितने ही साथियों ने हमारे इन पर तोड़ा दम। इनसे गुजरो तो ये पूछती हैं, मुझे छोड़कर कितना आगे बढ़ गए तुम। क्या तुमने अपना वो लक्ष्य कर लिया हासिल जिसे तुम्हारे साथ साथ पाना चाहा मैंने भी। क्या वे नारे हकीकत में बदल लिए तुमने। क्या वे नारे हकीकत में बदल दिए तुमने जो मुझ पर रहते सूझे तुम्हें। मुझ पर बैठकर जिन्हें लिखा तुमने, जिन्हें मैंने भी लगाया हाथ उठाकर अपने। क्या तुम्हारे खाली पेट भर गए। मैं तो अब भी भूखे रहने की उस आदत से जिसे मैंने सीखा तुमसे अपना पीछा नहीं छुड़ा पाई हूं। खुद को कितना भी बदल और बच कर निकलो इनसे। खुद को कितना भी बदल और बच कर निकलो, ये हमें पहचान लेती हैं। इन्हें फिर से हमारा इंतजार है। 1857 की क्रांति के बारे में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अभी तक हमें नहीं मालूम हैं, लेकिन हमें जानना चाहिए। मसलन उस दौर की पत्रकारिता कैसी थी और उस समय क्रांति के दौरान पत्रकारों की क्या भूमिका थी, अच्छी थी, बुरी थी, या उनका योगदान कैसा था। हाल में आई एक किताब इस बारे में बहुत ही दिलचस्प ब्यौरे देती है। इस किताब के बारे में बता रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार और लेखक उर्मिलेश। दोस्तों, पिछले दिनों मुझे ये किताब पढ़ने को मिली और इस किताब के लेखक जाने माने उर्दू पत्रकार संपादक मासूम मुरादाबादी साहब हैं। हमारे दोस्त हैं, संपादक हैं। और इस किताब का जो सब्जेक्ट है, जो विषय है, वो सन 1857 की जो क्रांति है। मासूम साहब ने उसको क्रांति कहा है, बहुत सारे लोगों ने उसको गदर कहा, बहुत सारे लोगों ने उसको म्यूटिनी कहा, कुछ लोगों ने, और ज़्यादातर लोगों ने स्वाधीनता संग्राम कहा, पहला स्वाधीनता संग्राम। तो मासूम मुरादाबादी साहब ने इसको क्रांति के रूप में लिया है और इसको डिफाइन भी किया है कि कैसे और क्यों वो क्रांति कह रहे हैं। और दूसरी बात कि इस किताब में 1857 की केवल क्रांति ही नहीं है, बल्कि ये मीडिया हिस्ट्री भी है, उर्दू पत्रकारिता का इतिहास, उर्दू पत्रकारिता का रोल उस दौर में 1857 के दौर में उर्दू पत्रकारिता क्या कर रही थी, क्या लिख रही थी, किस तरह के अखबार थे, क्या क्या कुछ चल रहा था। तो इस मायने में मैं समझता हूं कि ये हिंदी के पत्रकारों को भी और हिंदी के मीडिया के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज है। आमतौर पे हम हिंदी के अखबारों की जब कहानी पढ़ते हैं, सुनते हैं,
तो उसमें बड़े चलताऊ अंदाज में बहुत सारी चीजें होती हैं और प्रशंसा ज्यादा होती है उस समय के संपादकों के बारे में, उस समय के अखबारों के बारे में। उनके अंदर दकियानुसी अगर विचार भी हैं तो उस पर भी कलम नहीं चलाई जाती है। लेकिन इस किताब में मासूम मुरादाबादी साहब ने तथ्यों के साथ साथ विवेचना भी की है और उन्होंने आलोचनात्मक ढंग से भी चीजों को देखा है। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बात है। दूसरी बात जो आमतौर पे कम लोगों को मालूम है और हिंदी के पत्रकार या इवन अंग्रेजी के पत्रकारों को भी तो बिल्कुल नहीं मालूम है, बहुत कम लोगों को मालूम है। पहली दफा मुझे यहां तक याद आ रहा है, मासूम साहब इसको पता नहीं इसकी पुष्टि करेंगे या इससे अलग भी कोई बात होगी, कि इसको पहले द वायर पर मुझे याद है कि सिद्धार्थ वरदराजन ने एक लेख लिखा था इस विषय पर, और मासूम मुरादाबादी साहब तो उससे पहले भी इस विषय पर लिखते पढ़ते रहे हैं। और उन चीज़ों से प्रेरित होकर मैंने भी एक मीडिया बोल अपने कार्यक्रम में इसका जिक्र किया था, खासकर मौलवी मोहम्मद बाकर के बारे में, कि बाकर साहब कैसे पत्रकारिता के पहले शहीद हैं भारत में। तो ये जो कहानी है, मीडिया हिस्ट्री है, इसमें मौलवी मोहम्मद बाकर साहब, उनकी कहानी भी है कि कैसे वो भारत में पत्रकारिता के पहले शहीद हैं। हालांकि उनकी शहादत को लेकर स्वयं उर्दू के जो बड़े लेखक, पत्रकार और बहुत सारे बुद्धिजीवी, उनके बीच में भी विवाद है और विवाद तरह तरह का है। मैं उस पे नहीं जाऊंगा, लेकिन मासूम मुरादाबादी साहब ने उन विवादों को भी नजरअंदाज नहीं किया है, उनको भी इस पूरी कहानी में, मौलवी बाकर साहब की कहानी में शामिल किया है कि उनके बारे में क्या क्या कहा जाता था, उनके क्या क्या निगेटिव्स भी गिनाए गए। लेकिन असलियत यह है कि जौक साहब के वो बड़े करीबी थे और जौक साहब बहादुर शाह जफर के बड़े करीबी थे, तो आना जाना था दरबार में। और जब ये सब हो रहा था, क्रांति की लहरें जब उठी, तो उस वक्त ऐसा लगता है कि जो हुक्मरान थे उस समय, ब्रिटिश हुक्मरान, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो राज था, उसके जो बड़े अफसरान थे, जिनके साथ उठना बैठना था मौलवी मोहम्मद बाकर साहब का, क्योंकि वो एक पत्रकार थे, एक अखबार के मालिक थे, और वो जो अखबार था उर्दू दिल्ली अखबार, और ये जो अखबार था उनका, मैं समझता हूँ कि दिल्ली उर्दू अखबार, तो ये बहुत ही मैं समझता हूँ कि इसकी एक दबदबा था। इस नाते अफसरों में भी उठना बैठना उनका होता था। तो ये जो पहलू उभर कर सामने आया कि आखिर क्या वजह थी कि इतने तीखे कॉन्ट्रडिक्शन इमर्ज कर गए, उभर कर आ गए कि उनको मारा गया। दरअसल उनको केवल मारा ही नहीं गया, उनको गोलियों से उड़ा दिया गया। तो असलियत यह है कि अंदरूनी जो भी और कारण रहे हों, लेकिन ब्रिटिश हुकूमत के आदेश पर मौलवी मोहम्मद बाकर साहब को गोलियों से उड़ाया गया। इसलिए शहादत को लेकर तो कोई संदेह या किसी तरह का सवाल नहीं उठाया जाना चाहिए और न उठ सकता है। इसलिए अगर भारतीय पत्रकारिता के किसी पहले शहीद का नाम लेना हो तो निस्संदेह मौलवी मोहम्मद बाकर ही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। तो ये किताब मैं समझता हूं कि उर्दू के केवल पत्रकारों को, उर्दू के केवल पाठकों को ही नहीं, बल्कि हिंदी के भी पाठकों को, हिंदी के भी पत्रकारों को, लेखकों को, आम लोगों को भी ये जरूर किताब पढ़नी चाहिए, जिस किताब में उर्दू के अखबारों का भी, जैसे कुछ अखबारों का मैं नाम आपको लेकर बताता हूं कि जो इसकी विषय सूची में शामिल हैं। अब जैसे विषय सूची ही बल्कि पढ़ के सुना देता हूं मैं। इसका तीसरा जो चैप्टर है उर्दू पत्रकारिता और 1857 है। इसके बाद पृष्ठभूमि है, उर्दू पत्रकारिता है, फिर दिल्ली उर्दू अखबार जो बाकर साहब का अखबार है उसका इसमें हवाला है। मौलवी मोहम्मद बाकर की शहादत एक चैप्टर है, सादिकुल अखबार, पयामे आज़ादी, सिराजुल अखबार, कोहिनूर, तिलिस्म लखनऊ, सेहुर हमारी, रिसाला बगावते हिंद, उत्तुल अखबार, सेंसरशिप, अन्य संदर्भ सामग्रियों की सूची। ये जो विषय सूची में जो चैप्टर दिए गए हैं,
ये इस किताब के कलेवर, इस किताब के कंटेंट को सामने लाते हैं। और मुझे माफ़ कीजिएगा उर्दू के शब्दों के प्रोनाउंसिएशन में, उच्चारण में अगर मुझसे कोई गलती हुई हो, लेकिन मैं समझता हूं कि कंटेंट के स्तर पर यह किताब बहुत महत्वपूर्ण है, आप सबको जरूर पढ़नी चाहिए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। सुपरिचित कवयित्री निवेदिता अपनी एक खास भाषा और कहने के अंदाज के लिए जानी जाती हैं। उनकी कविताओं में प्रेम, प्रकृति और जीवन के अनुभव अलग अलग रूपों में देखने को मिलते हैं। तो आइए उनसे सुनते हैं कुछ कविताएं। इस कविता का शीर्षक है मेरे राम। मेरे राम, मेरे सांवले रघुराई, रात गहरी हुई सफेद पालों वाले नाव में नाविक तुम्हारी राह देखते देखते अभी अभी गए हैं। वे चकित हैं कि तुम्हारा नाम किसी युद्ध में गरजने वाले बिगुल की तरह बज रहा है। ये शहर लुटा लुटा सा है, ये शहर लुटा लुटा सा है। तुम्हारे जिस्म पर फैली राख में बादल बिखर बिखर गए हैं। जो उगा है श्वेत कमल सा वो रिस रहा है, बह रहा है गलियों में तेजाब सा। ये वो शहर है जिसके पश्चिम में डूबता है चांद, जहां नदियां घेर लेती हैं बाजूबंद सी, जिसके किनारे जाने कितने आरजुएं जगमगा रही है। आज फिर से लंका दांत निकाले हंस रहा है। तुम्हारे नील बदन पर सांप सा रेंग रहा है कमल। तुम अभी भी पड़े हो निशब्द मेरे राम। मंदिरों की सीढ़ियों पर सुर्ख गुलाब सा जो दहक रहा है, वो पूजा में चढ़ाए फूल नहीं है। वो मैं ही हूँ, इस जमीन पर रक्त बीज की तरह उगाती हूँ। जहां जहां बहेगा तेजाब मैं फैल जाऊंगी अमर बूटियों की तरह। प्रेम पर मेरी एक लंबी कविता आप सबके लिए। मैं बखान करना चाहती हूँ प्रेम का, हल्का उजला गहरा काला रक्त से भीगा हुआ प्रेम, जो मेरे भीतर समुद्र की तरह उमड़ आता है। मैं जानती हूँ प्रेम अक्सर दुख के गहरे बादलों के साथ आता है और हमें दुनिया में सबसे अकेला कर देता है। फिर भी जिंदगी प्रेम के रस से भरी हुई है। सर्द रातों में चांद बरसता है, ऊंचे ऊंचे सितारे रोशनी से भरे हुए हैं। हवा जिस तरह सहला देती है पेड़ों को, मैं भी तुम्हें छू के गुजर जाना चाहती हूँ। नीले रंग के अणगढ़ देहाती चुंबनों से भर देना चाहती हूँ। रात सपनों से भीगी हुई है, होठों और आवाज के बीच अटका है मन, और मैं डूब जाती हूँ तुझ में। कुछ बूंदें बची हैं थरथराती हुई, देखो हरी हरी कोपलें उगाई हैं। तुम्हारे विशाल कंधों पर सर रखते हुए मुझे यकीन है कि तुम जीवित रहोगे युगों युगों तक। दुख और बर्बादियों के बाद भी खिलते रहेंगे परस्पर प्यार करते हुए लोग। प्रेम करते हुए वे गाएंगे गीत, कविताएं जैसे उनके दिल में उतर जाएगी। सब याद आएंगे गालिब मोमिन और हमारे प्यारे पाब्लो नेरुदा। प्रेम एक खुरदरी जमीन है, प्रेम एक खुरदरी रस्सी है जो हमें बांधती है और जख्मी करती है। यह कहते हुए नेरुदा हंस देंगे। फिर तुम पूछना उनसे क्यों उमड़ता है, क्यों 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 मेरे प्रेम और अंधेरे के बीच। प्रेम जानना है एक दूसरे को, इस तरह जानना जो भुलाया न जा सके। गर्माहट और कोमलता के साथ, बिना अपेक्षाओं, भय और आशाओं के साथ प्रेम सरहदों के पार जाता है, यायावर की तरह घूमता रहता है।
देश के नक्शे से बाहर। तभी तो तानाशाह बेचैन है। पैरों के बावजूद देश एक खिड़की में बदल गया है, जहां से हम देख सकते हैं प्रेम को जाते हुए। देश देश, नगर नगर, डगर डगर। मुझे मालूम है जिंदगी से हारे हुए समय में, निराशा से भरे हुए समय में, युद्ध और हिंसा के बीच, प्रलय में भी बचा लेगा हमें प्रेम। अद्भुत है, प्रेम धड़कता है कसाई घर में भी, लाल लाल रक्त से भीगा हुआ, मुक्ति के गीत गाता हुआ। जेल की लंबी दीवारों के भीतर इंतजार करता है मुक्ति के दिनों का। हमारी आजादी की सरहदों से पताकाओं के रंग बदलते हैं, कब्रगाहें बढ़ती हैं, नगाड़ों का शोर परबर चीखे, फिर भी प्रेम ही है जो हमें अंधेरे से निकाल लेता है। आसमान लाल है, शाखें लहलहा रही हैं, पहाड़ी के ढलान से उतर रहा है सूरज। प्रेम हमारी नसों में बह रहा है, प्रेम हमारी नसों में बह रहा है। दोस्तों, हर हफ्ते बहुत सारी किताबें आती हैं। संभव नहीं है कि इस कार्यक्रम में सारी किताबों को शामिल किया जा सके, लेकिन ये तो हो ही सकता है कि उन किताबों के बारे में हम आपको जानकारी दें और आप अगर उन्हें पसंद करें, उन्हें ढूंढना चाहें, पढ़ना चाहें, तो आप उन्हें प्राप्त कर सकें। इसलिए आज से हम ये सिलसिला शुरू कर रहे हैं, हर हफ्ते आपको कुछ किताबों के बारे में जानकारी देने का। तो आइए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एक किताब नमस्ते समधर, ये सुपरिचित कथाकार मैत्री पुष्पा का ताजा उपन्यास नमस्ते समधर स्त्री के संघर्ष को नए संदर्भों में पेश करता है। वो साहित्य को समाज की मशाल बनाना चाहती है, मगर जाने कितने आरोपों, कितने सवालों की नोक पर उसे रख दिया जाता है। वास्तव में ये उपन्यास साहित्य और संस्कृति की दुनिया के उन कोनों से पर्दा उठाता है जहां शब्दों की बाजीगरी अपने निकृष्टतम रूप में दिखाई देती है और जहां एक उत्साहित स्त्री हार हार कर लड़ती जाती है। अगली किताब है वसंत का उजाड़। ये प्रकाश कांत का नया कहानी संग्रह है, अंतिका प्रकाशन से प्रकाशित हुआ है। संग्रह में शामिल कहानियां आम जिंदगी से जुड़े उन छोटे बड़े सवालों पर केंद्रित हैं जो बड़े वादों और झूठी उम्मीदों की आड़ में अब तक अनसुलझे रखे गए हैं। ये कहानियां बड़ी लड़ाइयों और बड़े दावों की बातें नहीं करती, लेकिन छोटी और जरूरी लड़ाइयों की गुंजाइश को रेखांकित अवश्य करती है। अगली किताब है गूंगी रुलाई का कोरस। कथाकार रणेंद्र का ये नया उपन्यास है जो सांप्रदायिक हिंसा की राजनीति पर केंद्रित है, मगर इसके केंद्र में रूह से रूह तक उतरने वाली हिंदुस्तानी मौशिकी है जो कभी इबादत हुआ करती थी मगर अब रणभूमि में तब्दील होती जा रही है। ये उपन्यास साझी संस्कृति और इंसानियत को नए सिरे से रेखांकित करने वाला एक विशिष्ट आख्यान है। अगली किताब है मीठे पानी की मटकियां। मीठे पानी की मटकियां ज्योति कृष्ण वर्मा का दूसरा कविता संग्रह है। ज्योति शब्द और अर्थ की अपनी छोटी सी दुनिया एवं अनुभव के बूते संवेदना की गहन सृष्टि करती हैं। उनकी कविताओं में स्त्री, नदी, समंदर, आंसू, आईना, मिट्टी, पृथ्वी आदि के विभिन्न रूप देखने को मिलते हैं। और अंत में यस सर, ये अपूर्व जोशी का कहानी संकलन है जिसमें जिंदगी की कुछ नई तस्वीरें देखने को मिल सकती हैं। खास बात यह है कि इनकी कहानियों में संबंधों के मनोविज्ञान की जटिलता पर नहीं है, बल्कि कामकाजी संसार की गतिशील चित्रावली भी है। संग्रह में उनकी 9 कहानियां संकलित हैं और सभी समाज के अंदर मौजूद संघर्ष की चेतना और बेचैनी से पर्दा उठाती हैं। ताना बाना के आज के अंक में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि आपको आज का अंक अच्छा लगा होगा और आप इस बारे में अपनी प्रतिक्रियाएं हमें जरूर बताएंगे। अगर आप चाहें तो अपनी प्रतिक्रिया हमें वीडियो के जरिए भी भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे उन्हें अपने कार्यक्रम में शामिल करें। हमारा मेल आईडी नोट कर लीजिए, tanabana@sathindi.com। और अब मुझे अनुमति दीजिए, अगले रविवार को रात 9 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।
सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।